नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा। वो कार्यक्रम जो आपके लिए बना है, इसलिए बना है ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, ताकि उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में आप इस कार्यक्रम में फ़ोन करके जान सकें, समझ सकें और समाधान क्या है उस तरफ आप बढ़ सकें। तो चलिए, आज सेहतनामा में आपकी सेहत के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे महिलाओं की सेहत के बारे में। तो महिलाएं जितनी भी इस प्रोग्राम को देख रही हैं वो अलर्ट हो जाएं और इस कार्यक्रम में फ़ोन ज़रूर करें अगर आपकी भी कोई समस्या है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रही है प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता महाजन यादव, जो महिलाओं से जुड़ी बीमारी, उनके इलाज के बारे में आपको जवाब देंगी। आप कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों को कॉल कर सकती हैं और अपना सवाल पूछ सकती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अंकिता आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। तो क्योंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं और मैं एक महिला हूं, तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल, और मुझे लगता है एमपी छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं उनके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे इस समय। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ, एक महिला को अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए? वो बेसिक्स क्या हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 30? स्पेशली सबसे पहले तो आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जो बेसिकली हमारी महिलाओं को पता नहीं होता है कि 30 उम्र के बाद उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे, अगर आप 3 तरह की कैटेगरी में हम इसको डालेंगे। अगर आप अनमैरिड है 30 की एज पे, पहली हम उस बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, अगर आप मैरिड हैं, और तीसरा, आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं 30 के बाद, इस 3 कैटेगरी में बात करेंगे। पहली बात, अगर आप अनमैरिड है 30 की एज पे, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप बराबर से आपके पीरियड्स आते हो, आपका वेट ज़्यादा बढ़ता नहीं हो, आप थायराइड या पीसीओएस से ग्रसित ना हो। इसके लिए आप अपने महिला डॉक्टर को दिखाइए। एवं आपको अगर सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या रिकरेंट आपको यूटीआई तो नहीं होते हैं। तो इन सब से बचाव के लिए ये है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए अपना, आप बराबर से अपनी डाइट लीजिए, बराबर से अपना वेट का ध्यान रखिए, कहीं एकदम से बहुत कम या बहुत ज़्यादा आपका वेट ना जा रहा हो। और अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलिए अगर आप प्लानिंग कर रही हैं अपने शादी की या कुछ भी। दूसरी बात पे हम बात करते हैं, अगर आप 30 की उम्र में हैं और आप शादीशुदा हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं की 30 साल तक उम्र में हमारे यहाँ पे शादी हो जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं 30 की उम्र में। तो अगर आप 30 की उम्र में शादीशुदा हैं, तो पति से आप जब संबंध बनाते हैं तो आपको किसी भी तरह का संक्रमण ना हो नीचे के रास्ते। इसके लिए आप बराबर से हाइजीन उपयोग कीजिए, जिसके लिए आप कॉन्डोम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर हाइजीन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डॉक्टर, उसके अलावा कुछ और परेशानियां, डॉक्टर अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं महिलाओं की जो बहुत बेसिक है लेकिन खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पीसीओडी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इस समय प्रचलित है वो बीमारी, और उससे काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो एक तो रीज़न कि पीसीओडी के होने के पीछे क्या दिक्कत है, क्योंकि यंग एज में भी ये देखने को मिला है। दूसरा, थायराइड भी एक बहुत कॉमन समस्या है जो कंसीव करने में जो एक दिक्कत देता है। तो पहले पीसीओडी के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, आपने सबसे पहले ये पूछा है कि पीसीओएस के क्या कारण है हमारे यहाँ पे। तो पीसीओएस के सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण है, पहली बात आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है जिसके कारण आप पीसीओएस से ग्रसित होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आप खाना खाते हैं, जो आजकल की फास्ट फूड लाइफ है, उसके कारण आपका पीसीओएस हो सकता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम बोलते हैं एंड्रोजन सेंसिटिविटी या फिर एक्सेस एंड्रोजन इन द बॉडी। एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो महिला में 20% निकलता है और पुरुष में 80% निकलता है। पर पीसीओएस की महिला में जो एंड्रोजन हार्मोन है उसकी मात्रा 20% से बढ़ के ज़्यादा हो जाती है, तो महिला को पीसीओएस होता है।
पीसीओएस के कारण महिला को इरेगुलर मेंसेस आते हैं, बहुत कम ही खून जाता है, उसके साथ ही बच्ची कंसीव करने में दिक्कत होती है, साथ ही साथ हिर्सुटिज्म यानी कि मुंह पे चेहरे पे बाल आना और पिंपल होना बहुत स्वाभाविक है। तो इससे बचने के लिए हमें बस यही करना है कि पहले तो आपको अपना वेट बढ़ने नहीं देना है। इसका मेन इम्पॉर्टेंट मार्कर ये होता है कि अगर आपका बॉडी मास में फैट की जो मात्रा है अगर वो एब्डोमिनल में ज़्यादा हो रही है, यानी कि फैट की मात्रा आपके पेट की जगह पे सबसे ज़्यादा है, तो आप मेक श्योर व्यायाम कीजिए, उस फैट को घटाइए, क्योंकि फैट को घटाने से आपके बॉडी में इंसुलिन अच्छा निकलेगा, जिससे आपका एंड्रोजन लेवल कम होने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले आप फैट मास को घटाइए। दूसरी चीज़, आप खाने में सलाद बराबर मात्रा से लीजिए। अगर आपको नियमित रूप से मासिक धर्म नहीं आ रहे पीसीओएस के कारण, तो आप अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलिए टाइम से। इनके लिए प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है, हार्मोनल दवाइयाँ हम दिए जाते हैं, जिसके कारण हिर्सुटिज्म और जो एक्ने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। तो इन सब चीज़ों से आप पीसीओएस से बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ है, आप थायराइड की हम बात करें तो थायराइड के कारण भी मासिक धर्म बहुत इरेगुलर होता है और ब्लीडिंग कम ज़्यादा होती है। देखिए, थायराइड जो है बॉडी में वो दो तरह के होते हैं, एक तो हाइपर थायराइड और एक हाइपोथायराइड। एक में दुबला होता है इंसान और एक में मोटापा बढ़ता है। तो पर दोनों ही सूरतों में आपको थायराइड की दवाई बराबर से लेना होती है। दोनों ही सूरतों में आपके मेंसेस पे बहुत प्रभाव पड़ता है और बच्चा होने में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड की महिला दोनों में ही अबॉर्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप इस एज में हैं तो जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए थायराइड के लिए, वरना रिकरेंट अबॉर्शन भी थायराइड के कारण होते हैं। डाइट के बारे में बात कर लेते हैं कि महिलाओं की डाइट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम आफ्टर 30 की बात कर रहे हैं। क्या क्या खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम कहा जाता है कि आफ्टर 30 कैल्शियम का बहुत ख्याल रखना चाहिए, प्रोटीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो क्या डाइट होनी चाहिए वेजिटेरियंस के लिए भी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी? आपका बहुत अच्छा सवाल है। आफ्टर 30 क्या क्या डाइट होना चाहिए? देखिए, थायराइड जैसे 30 की हम बात कर रहे हैं, जो लेट 30s होता है, जिसमें हमारे हार्मोन्स पिक से गुजर के स्लो डाउन मोशन में कम हो रहे होते हैं। मतलब आपके जब बॉडी में जब हार्मोन सबसे ज़्यादा 20 और 30s के बीच में होते हैं, जब आप 30 क्रॉस कर लेते हैं एक बार 35, तो उसके बाद आपकी बॉडी में हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं। तो ये महिला के शरीर में जो फीमेल हार्मोन्स है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनका कि ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ाते हैं। जो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होके हड्डियों में जाता है और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, जो आपकी स्किन है, त्वचा है और बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन की मात्रा, और जिंक भी बढ़ाता है। तो आफ्टर 30 आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप एक बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब होना चाहिए। इसके साथ साथ ही हम साथ में ये प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि आफ्टर 30 जो महिला होती है, मेक श्योर अपने खाने में या हम कैल्शियम की और ख़ासकर विटामिन D3 की दवाइयाँ ज़रूर देते हैं, क्योंकि आजकल डे टू डे लाइफ में महिला ना तो 2 टाइम पे दूध पी पाती हैं, ना इतना उन्हें समय होता है। और काफ़ी महिला मेरे पास इस कंप्लेन से आती है कि मैडम हमें दूध पीना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में हमें कैल्शियम की दवाई उन्हें देनी पड़ती कि जब अच्छा ही नहीं लग रहा है, जब वो लेती ही नहीं है तो क्या करें। और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की डाइट की बात करें तो वेजिटेरियन डाइट में जो होता है विटामिन B12 सबसे कम होता है, और नॉन वेजिटेरियन में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 होता है, क्योंकि जब हम मांस या मीट खाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, उनमें रेड मीट में जो होता है आपको प्रोटीन भी बराबर से मिलेगा, आपको विटामिन B12 की मात्रा भी अच्छे से मिलेगी। तो उनकी अपेक्षा मतलब नॉन वेजिटेरियन वाली महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा हष्ट पुष्ट और ज़्यादा बॉडी से उन्हें अच्छा महसूस होता है रेदर देन वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में ना तो आयरन प्रॉपर मात्रा में होता है, ना कैल्शियम होता है, ना विटामिन B12 मिलता है, ना फॉलिक एसिड होता है जो इन सब के एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाता है। तो वेजिटेरियन डाइट वाली महिला ज़रूर, अगर आप
नहीं लेती हैं तो आप प्रॉपर अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए। अगर आपको बोन पेन की शिकायत है, मासिक धर्म में खून जाता है जिससे आपको थकावट, अनिद्रा और कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी की सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट फीचर यही है कि महिला को कमजोरी या फटिकेबिलिटी लगती है, मतलब बार बार थकावट लगती है, यही कॉमनेस्ट फीचर है। और बहुत आराम से आयरन देके उनका इलाज किया जा सकता है। और बोन में कैल्शियम की कमी होने से हड्डियों में दर्द होता रहता है। कैल्शियम का, प्रोटीन का, इसका बहुत ख्याल रखने की हमें ज़रूरत है आफ्टर 30। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आफ्टर डिलीवरी विटामिन D3 का। हाँ। जी, आफ्टर डिलीवरी कुछ महिलाओं को खून ज़्यादा बह जाने की वजह से हम कह सकते हैं आफ्टर डिलीवरी काफ़ी वीकनेस हो जाती है, काफ़ी परेशानी होती है, तो उस समय वो अपना ख्याल कैसे रखें? हाँ, देखिए आफ्टर डिलीवरी अगर कुछ महिलाओं को खून ज़्यादा बहता है तो सबसे पहले डॉक्टर सुनिश्चित करता है कि वो खून किस कारण से बहा है। या तो डिलीवरी के दौरान कई बार ब्लीडिंग एटोनिक यूट्रस यानी कि यूट्रस के पिलपिला होने के कारण ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर उस तरह की आपको दवाइयाँ देता है जिससे टॉन कंसीव हो। या तो फिर कुछ ब्लीडिंग वेसल्स छूट जाती है, उसके कारण अगर ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर उस तरह की दवाइयाँ देते हैं। पर अगर आपको ब्लीडिंग 3-4 पैड डिलीवरी के बाद जा रही है तो आप मेक श्योर 7वें से 8वें दिन डिलीवरी के बाद अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि अगर आपको डेली 4-5 पैड डिलीवरी के बाद भी जा रहे हैं तो कुछ ज़रूर सीरियस इशू है। या तो आपके ब्लड के थक्का जमने में दिक्कत आ रही है, या थायराइड संबंधित जगह है, या तो जहाँ पे कट लगा है या वहाँ पे कुछ ब्लीडिंग वेसल्स रह गई है जिसके कारण आपको खून जा रहा है। तो ये आपको डॉक्टर देख के ही सुनिश्चित कर पाएंगे कि कारण क्या है। पर कमज़ोरी जो आती है उसके लिए आप मेक श्योर करें, क्योंकि हर डॉक्टर, कोई भी महिला डॉक्टर, चिकित्सक है, सब अपने पेशेंट्स को लेके इतने केयरिंग होते हैं। खासकर महिला डॉक्टर गायनिक ऐसी ब्रांच है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। तो उसके लिए डॉक्टर खुद सुनिश्चित करते हैं और खुद अपने मरीजों में ये दवाइयाँ देते हैं जिससे मरीज का बराबर हीमोग्लोबिन स्तर डिलीवरी के पहले भी, डिलीवरी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद भी बराबर बना रहे, तो वो दवाइयाँ बराबर लें। और अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको अगर खून बढ़ाने के एक इंजेक्शन्स आते हैं वो लगवाएं, तो आप उस हिसाब से चलें। और डॉक्टर को लगता है कि ज़्यादा खून की कमी, खून चढ़ाना पड़ेगा, तो वो भी आप डॉक्टर के हिसाब से चलें। पर कमज़ोरी से बचने के लिए आप खाने में भी गुड़ की पट्टी, चना, ये सब ऐड करें जो नेचुरल रूप से हमारे बॉडी का आयरन बढ़ाती है और खून बढ़ाने में मदद करती है। जैसे एप्पल हो गया, चुकंदर का जूस हो गया, गुड़ की पट्टी हो गई, जो नेचुरल है वो आप करें। और अगर आपको ज़्यादा सीरियस लग रहा है तो अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें कि कारण क्या है इतना खून जाने का। अच्छा, ये तो डिलीवरी के बाद की बात है। अगर ड्यूरिंग डिलीवरी हम बात करें कि डिलीवरी के बाद जो महिला है, ऑब्वियस है ब्लड लॉस भी होता है और कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं और कमज़ोरी जाहिर है कि आनी है। लेकिन डिलीवरी के बाद हम स्वस्थ रहें तो क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कुछ ऐसा करें, क्या ऐसा खाए पिए, किस तरीके का अपना रूटीन रखें कि डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए, बच्चा भी स्वस्थ हो और आफ्टर डिलीवरी बहुत दिक्कतों का सामना भी ना करना पड़े? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि आज भी मेरे पास इतनी पेशेंट्स आती हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि डिलीवरी में करना क्या है। उनके यहाँ पे घर में 4-4, 5-5 डिलीवरी हो चुकी हैं, इतनी बुज़ुर्ग महिला हैं, फिर भी उन्हें नहीं पता है कि क्या प्रिकॉशंस रखना है, क्या खान पान रखना है। इसका देखिए, हम तीन विभाग में इसको मैं आपको बताती हूँ कि पहले होते प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, फिर होते चौथे, पाँचवें, छठे महीने, और फिर आखिरी 3 महीने में हमें क्या करना है। तो पहले 3 महीने में सबसे पहले तो आप अपनी प्रेगनेंसी की जैसे ही जांचें आती हैं आप अपने डॉक्टर को बताइए, और खाने में आप ऐसा हल्का फुल्का खाइए जिससे आपको उल्टी ना हो और जो आपको सूट करता हो, क्योंकि इस पहले 3 महीने में मिसकैरेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोई ऐसा गर्म पदार्थ ना खाए जो आपकी बॉडी को सूट ना करता हो, जिससे ब्लीडिंग या मिसकैरेज होने के चांसेस हो। जैसे काफ़ी
काफ़ी महिलाओं में मैंने देखा है पपीता खा लेने से, बाजरे की रोटी या मेथी दाना खा लेने से कई बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें पहले 3 महीने में। दूसरी बात, आप अपने पति से संबंध नहीं बनाए, कई बार उसके कारण भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और बाकी आप हल्का फुल्का घूमें, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको वॉमिटिंग की शिकायत होती है, तो आप इन सब का पालन करें। फिर चौथे 5वें महीने से आप अपने खाने में ड्राई फ्रूट, गुड़ की पट्टी, एप्पल, चुकंदर का जूस, सलाद, प्रॉपर मात्रा में जो दवाइयाँ दी गई हैं वो सब आप ऐड कीजिए। टिटनस के दोनों डोज लगवाइए। बड़ी एक सोनोग्राफी होती है जिसमें बच्चे की जांच होती है, वो करवाएं। साथ में इस टाइम पे सूजन आने के चांसेस होते हैं, तो अपने रात में सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगा के सोए, ताकि रात भर आपकी सूजन ख़त्म हो जाए। फिर चौथे 5वें महीने से जब चौथा 5वां महीना ख़त्म हो जाता है, तो 7वें 8वें महीने से आप हल्का फुल्का चलना और डॉक्टर द्वारा बताई गई नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जो पेल्विक फ्लोर यानी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए होती है, जो एंड में वहाँ पे आराम से बच्चे का सर आ सके, ऐसी एक्सरसाइज बताई जाती है। तो कम से कम रात के समय खाना खा के 1 घंटा बराबर आप चलें। आप बराबर से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करिए। मैटरनल स्क्वैटिंग होती है वो कीजिए, ऊपर नीचे चढ़िए। अगर आपको कोई हाई रिस्क नहीं है, जैसे प्लासेंटा प्रीविया में हम अवॉइड करते हैं कि वो ना घूमे फिरे, वो बेड पे रहे। नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप बराबर चलिए। इस टाइम पे आपको दवाइयाँ जो दी गई हैं वो लीजिए। खाने में इतना पौष्टिक आहार लीजिए, सारी सीजनल फल या सब्जियां खाइए। उसके अलावा आप बराबर मात्रा में ड्राई फ्रूट के जो लड्डू हैं कमज़ोरी दूर करने के, गुड़ की पट्टियाँ, ये सब ऐड कीजिए और डॉक्टर की सलाह मानिए। और बच्चे कम से कम भी आपको इस टाइम पे 10 से 12 बार घूमना चाहिए। ये सारी प्रिकॉशन रखते हुए आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाएगी और आप उसे भरपूर रूप से एंजॉय भी करेंगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये तो बात हो गई प्रेगनेंसी की और डिलीवरी की। इसके अलावा भी महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें कई बार बैक पेन होता है, जो पीरियड्स के टाइम पे तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी देखने को मिलता है कि कुछ महिलाओं के बैक पेन बहुत ज़्यादा है, या फिर जोड़ों में बहुत दर्द है। क्या ये कारण होते हैं कि आपके पास भी केसेस भी आते होंगे कि 35 से 40 या 40 प्लस महिलाएं, उनका कहना होता है कि हमारा उठना भारी पड़ जाता है, या हम एक बार बैठ गए तो फिर नहीं उठ पाते हैं, ये सारी दिक्कतें आती हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 35 से 40 साल में जो महिलाएं आती हैं वो अपने बैक एक और जोड़ों के दर्द के साथ ज़रूर आती हैं और बहुत ज़्यादा आती हैं। देखिए, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे आपके जो हार्मोन्स बॉडी में होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में रिलीज़ होते हैं और आप कम से कम प्री मीनोपॉजल स्टेट में जा रही होती। प्री मीनोपॉजल मतलब आपकी माहवारी जाने के उसके टाइम का समय होता है, तो उस टाइम पे आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण जोड़ों में दर्द, बैक एक होना स्वाभाविक है। इसके अलावा भी आप सुनिश्चित कर लिए कहीं आपको आर्थराइटिस, जिसे हिंदी में गठिया बाह कहते हैं, उसकी समस्या तो नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कैल्शियम की डिफिशियंसी से भी हो सकता है, आर्थराइटिस से भी हो सकता है, किसी नस के दबाव से यानी कि न्यूराइटिस से भी हो सकता है, और कहीं स्वेलिंग आ जाने से या गिर जाने से, चोट लग जाने से या भारी सामान उठा लेने से, शियाटिका के कारण, स्लीप डिस्क के कारण भी हो सकता है। तो पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि कारण क्या है, डॉक्टर से संपर्क करके। अगर इनमें से कोई भी कारण आपका डॉक्टर बताते हैं तो उनके हिसाब से आपको चलना है, पर मेक श्योर कि 35 से 40 साल की महिलाएं कम से कम अपने विटामिन D3 के इंजेक्शन्स जो लगते हैं या हफ्ते में 1 बार की जो दवाइयाँ होती हैं वो बराबर से लें, और कैल्शियम अपनी मात्रा में ज़रूर यूज़ करें डॉक्टर की सलाह से, तो बहुत आपको आराम पड़ेगा। पर इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी दिक्कत है तो आप अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ या आपके न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर आप उनको कंसल्ट कर सकती हैं। मीनोपॉज की आप डॉक्टर बात कर रही थी, और वो एक ऐसा समय होता है कि कई बार महिलाओं को समझ भी नहीं आता कि वो क्यों बीमार पड़ रही हैं, या क्यों उनको वीकनेस हो रही है, क्यों उनको कुछ अलग महसूस हो रहा है। डॉक्टर के पास जाती है तब जाकर पता चलता है कि ये मीनोपॉज के लक्षण हैं, और
इस समय और ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आपके पास केसेस आते होंगे अमूमन इस वक्त जो महिलाएं हैं वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बहुत परेशान रहती हैं, उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ मेनोपॉज। उस समय कैसे अपना ख्याल रखें महिलाएं? देखिए, अगर आपको मेनोपॉज है तो आपको मूड स्विंग्स आना काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि हार्मोन्स आपने सुना होगा कि हार्मोन्स के कारण ही आपका मूड बहुत कभी अच्छा होता है, कुछ दिन आपको बहुत अच्छा लगता है, एकदम एनर्जेटिक फील होता है अंदर से। कुछ दिन आप सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी कई बार आप बहुत लो फील करती हैं, बहुत नेगेटिव फील करती हैं। तो मेनोपॉज का सबसे बड़ा कारण उसमें सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं मूड स्विंग्स होते हैं और हॉट फ्लशेस होते हैं या लिबिडो होता है। हॉट फ्लशेस ये होता है कि महिला हमारे पास आती है कि उनको बहुत पर्स्पिरेशन होता है, ठंड के दिनों में भी उनको काफ़ी पसीना आता है, हाथ के तलवों में और पैरों के तलवों में आपको गर्माहट महसूस होती है, तो वो आपका हॉट फ्लशेस होता है, जिसका आराम से ट्रीटमेंट है। आप आराम से अपने डॉक्टर के पास जाइए और उन्हें दिखाइए। दूसरी चीज़, हमारे पास पेशेंट आती है लिबिडो की, उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में कई बार मन नहीं होता है, तो ये बहुत कॉमन कॉज है, उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकती है। फिर इसके अलावा ये है कि इसके लिए आप थोड़ा सा मेनोपॉजल टाइम को अपना एक टाइम दीजिए। सबसे ज़्यादा इसमें फैमिली वालों का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप अपने पेशेंट्स को, अगर वो मेनोपॉजल स्टेट में हैं और वो वर्किंग वूमन भी हैं या वो घर का काम भी करती हैं, तो उन्हें अश्योरेंस दीजिए कि ये थोड़े टाइम की बात है, फिर इट विल बी ओके। अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स लग रहे हैं मेनोपॉजल में, कई बार मेरे पास एक पेशेंट्स आई थी, अभी एक वेजाइनल एट्रोफी हो गई थी, मतलब मेनोपॉज के कारण उनके एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण जो जेनाइटेलिया अंग है ना, वो काफ़ी सिकुड़ गए थे। तो इन सब चीज़ों का इलाज है, आप जाके एक बार इसे फ्री माइंड से अपने डॉक्टर से अगर कंसल्ट करें या अपनी फैमिली मेम्बर से कंसल्ट करें और उनके साथ रीअश्योरेंस लें और अपना गिव इट टाइम दीजिए, जो हर महिला को ज़रूरत होती है अपने एक ऑन स्पेस की, आप वो सब कीजिए। तो इससे आप आराम से बचा जा सकता है और आराम से आपका मेनोपॉजल स्टेट और प्री मेनोपॉजल स्टेट आराम से निकल सकता है। पर इसके लिए आपको ओपन माइंडेड अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है बात है कि जो आपने कहा कि ओपन माइंड होकर, ये बहुत सारी महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। आपने देखा भी होगा, पीरियड्स की बात हो तो बड़ी छुप के घर पर वो बात होती है, किसी को पता ना चले। आपस में जो गर्ल्स हैं वो भी बड़ा कान में एक दूसरे के फुसफुसा के इस बारे में बात करती हैं। ये एक टैबू है अभी भी भारत में ख़ास तौर पर, हालांकि काफ़ी हद तक ये लोगों ने स्वीकारा है और यंग जनरेशन बहुत ओपनली इसके बारे में बात करती है। लेकिन एक तबका अभी भी ऐसा है जो पीरियड्स हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा खुसफुस करके बात करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं और लोगों को, उन महिलाओं को समझाएं कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम है उनकी बॉडी की, तो वो उसके बारे में खुलकर बात करना बेहद ज़रूरी है उनके लिए। देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और आप आई थिंक एक डॉक्टर की बात समझ पा रहे हैं, इसीलिए आज आपने इतना अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि लोग खुल के बात नहीं करते हैं। मेरे पास काफ़ी कपल्स आते हैं जिनको इन्फेक्शंस रहता है जेनाइटेलिया का, आपस में सेक्सुअली जब वो ट्रांसमिट होते हैं तो वो उसके बारे में भी बात करना नहीं चाहते हैं कि मैडम हमको ये इन्फेक्शन है। हम यंग गर्ल की जिनके मैरिड कपल है, जिनके बच्चे हैं, वो खुल के भी बात नहीं करना चाहते हैं इस बारे में कि हमें कोई इन्फेक्शन है या हमें कोई समस्या है। हर इंसान जैसे अगर आप बीमार हैं, अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, चाहे आप मूड स्विंग से रिलेटेड हो, हॉट फ्लैशेस से रिलेटेड हो, इन्फेक्शन रिलेटेड हो, ये एक सारी तरह की समस्या हैं। तो अगर हम इसके बारे में अपने डॉक्टर से खुल के बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक वही मैंने बात की, एक जैसे वेजाइनल एट्रोफी है जिसका बहुत इजीली ट्रीटमेंट है, एस्ट्रोजन क्रीम से आप धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल फील होने लगता है। पर महिलाएं लड़कियां हमारे सोसाइटी में काफ़ी इस तरह का टैबू है कि अरे पीरियड्स में हैं, और काफ़ी फैमिलीज़ में मैंने ऐसा देखा है कि मैंने ये सुना है कि पेशेंट्स आते हैं, मैडम ये तो छूती नहीं है, हम अलग बिठाते हैं इनको, ये टैबू भारत में अभी भी है और होती हैं, इनके बर्तन ये धोती हैं। टैबू कब जाएगा ये नहीं पता। जस्ट
लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा कि पीरियड्स जैसी, क्योंकि आपकी बॉडी पार्ट है और आपकी बॉडी का ये हिस्सा है, तो इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए और अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंकिता, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी ये जानकारी और उनके लिए ये बहुत लाभकारी भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों को लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।